बच्चों, आइए स्वागत है आप सभी का श्री विजया क्लासेस में। और मैं हूं नितिन राज। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। ज्योग्राफी में मैंने कल या पिछली कक्षा में मैंने आपको भारत की चट्टानें या उन पे मिलने वाले धात्विक व अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ाया था। आज से हमारा जो मेन टॉपिक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आज शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस टॉपिक को छोड़ देते हैं तो मैं मानता हूं कि जो किसी भी एग्जाम में 20 से 30 से 40% जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। यानी मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम। यानी आज से अपवाह तंत्र शुरू करेंगे। अपवाह तंत्र में भारत की नदियों को पढ़ेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्योग्राफी में वो एक नदी होता है, एक झील होता है, एक मानसून होता है। इसके अलावा अगर इसके बाद करूं बात तो लगभग देख पाएंगे मिट्टी हो गया या एग्रीकल्चर हो गया। ऐसे मतलब तीन मुख्य टॉपिक हैं, एक नदी, एक झील, एक मानसून। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम होगा बच्चे, चैप्टर का नाम होगा ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न का तात्पर्य क्या होता है? अपवाह तंत्र, यानी पानी जिस तरफ बह रहा है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं, और जिन जिन सहायक नदियों के साथ बह रहा है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैंने कहा चैप्टर का नाम होगा बच्चे, चैप्टर का नाम होगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, या इसी को बोल दे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। अगर मैं ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं तो ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? ड्रेनेज सिस्टम होता है जब किसी भी क्षेत्र का पानी जिस दिशा में बह रहा है और जितनी सहायक नदियों के साथ बह रहा है या सहायक नालियों के साथ बह रहा है उसे ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं, इसे मैं साफ करता हूं और मैं आपको इसके आगे बताने का प्रयास करता हूं। ड्रेनेज पैटर्न ये टॉपिक का नाम होगा। मैं कह रहा हूं यहां पहला बिंदु लिख रहा हूं मैं कि भारत में तीन मुख्य, उत्तर भारत की बात करूं मैं, भारत में कई नदियां प्रवाहित होती हैं जिनको दो भागों में बांटा गया है। यानी भारत में कई नदियां प्रवाहित होती हैं जिनको दो भागों में बांटा गया है। आइए मैं भाग बताता हूं कौन कौन से। मैंने पहला भाग बताया नंबर 1 पे बेटे, हिमालय की नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। यदि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी होती है, पहले तो हिमालय आपको पता होना चाहिए। हिमालय कौन कौन से राज्यों में, हिमालय कौन कौन से राज्यों से स्प्रेड है, यानी कौन कौन से राज्यों से निकलता है, ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो आप हमारे क्लास चैनल पर पुरानी कक्षाओं को देखिए, मैंने हिमालय पढ़ाया हुआ है। हिमालय पढ़ेंगे तभी आपको नदियां समझ में आने वाली। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना है। आइए, मैंने कहा हिमालय से निकलने वाली नदियां एक भाग हो गया, और मैंने कहा बच्चे दूसरा दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत के, ऐसे लिख लेते हैं, के पठार से निकलने वाली नदियां। ठीक बच्चे, यानी दो भाग हो गए। एक भाग हो गया हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक भाग हो गया प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली नदियां। अगर इन दोनों भागों को देखें तो जो इन दोनों भागों को अलग किया गया तो क्यों किया गया, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये दो भाग क्यों अलग किए गए। अगर मैं बात करूं पहले बच्चे, इसकी बात करूं, फिर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भारत है, ये जो मैं बना रहा हूं, ये भारत, ये पुराना भारत है, ये अभी का भारत नहीं है, ये पुराना भारत है। इसके ऊपर की ये जो पट्टी है, यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो पट्टी है ये नवीनतम पट्टी है, यानी हाल में बनी पट्टी है। ऐसा नहीं कल बनी है, परसों बनी है या आपके सामने बनी,
ये भी बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये अभी बनी है, यानी नई है। अब इस नई पट्टी पर ये जो हम जहां खड़े हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां हिमालय है, जहां उत्तर प्रदेश है, यहां पहले कभी टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर, टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है, टेथिस सागर हुआ करता था, ऐसा मानना है। मैं कह रहा हूं कि उत्तर भारत की नदियां जो है वो अभी नई है, क्योंकि ये वाला एरिया ही नया है, ये वाला एरिया ही नया है। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो पुरानी है, यानी ये एरिया पुराना है तो ये एरिया की नदियां पुरानी होंगी, और वो एरिया नया है तो उस एरिया की नदियां नई होगी। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई। तो मैं यहां पर इस पे, इसके अंतर्गत पहला बिंदु लिख रहा हूं, इसके अंतर्गत लिख रहा हूं, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों पे लिख रहा हूं। इधर लिखूंगा, इधर जो लिखूंगा वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली नदियों पर पहला बिंदु या दूसरा बिंदु लिखूंगा। मैंने कहा हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां अभी नई हैं, यानी युवावस्था में है, युवावस्था में है। यानी हिमालय की नदियां अभी नई है, उनमें बहुत एनर्जी है। नदी में एनर्जी होने का तात्पर्य कि नदी कितनी स्पीड से चलती है। नदी में एनर्जी होने का तात्पर्य नदी कितना मलबा काटती है, यानी पहाड़ों को कितनी तेज काट के लाती है, कितना अगल बगल अपने मिट्टी या कलेक्ट करती है, उसे नवीनतम या नई या युवा नदी कहते हैं। अगर नदी शांत चल रही है, कोई उसमें बहुत तेजी प्रवाह नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो नदी पुरानी होगी, यानी वो नदी अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी होगी। यहां मैं लिखता हूं, यहां मैं लिखता हूं बच्चे, मैंने कहा दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, यानी अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। अब इन पे इतनी एनर्जी नहीं है कि फालतू के काम करें, यानी जो नवयुवा होता है तो उसको लगता है मैं छत को इस पार से उस पार ऐसे ही पैरों से कर सकता हूं, इधर आ सकता हूं, उधर जा सकता हूं। नदियां भी वैसी ही होती हैं। नदी जब हिमालय से निकलती है तो बहुत स्पीड से निकलती है, कुछ भी मलबे को काट के लाती है। अगर आप गलती से उत्तराखंड में जहां नदी निकल रही है, अगर देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग यहां फंस गए तो जाहिर सी बात है बंगाल की खाड़ी में दिखेंगे, इतनी तेज चलती है नदी। अब उत्तर भारत में आएंगे, यानी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में आएंगे, हो सकता है उसके बाद नदी शांत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ढाल प्रवणता कम हो जाती है। मैदानी क्षेत्र में नदी का पानी स्लो हो जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में नदी का पानी बहुत तेज रहता है। और एक बात, जो नई नदी होती है वो नई नदी पहले अपनी घाटी को गहरा करती है, यानी गहरे कर रही है, गड्ढे को गहरा कर रही है जिसमें बह रही है, वो गहरा करती है और बाद में वो चौड़ा करती है। यानी गहराई जब कंप्लीट कर लेती है तब वो चौड़ाई पर काम करती है। कहने का मतलब नदी का एक ही तात्पर्य है, नदी का एक ही उद्देश्य है। नदी हमेशा ये चाहती है कि मैं इतनी तेज बहूं या इतनी तेज चलती रहूं ताकि मुझे कभी चलना ना पड़े और मैं समुद्र के पानी के बराबर लेवल से आ जाऊं। जब समुद्र के पानी के लेवल से आ जाएगी तो बहना कैसे पड़ेगा। इसलिए नदी का हमेशा काम होता है कि वो ये प्रयास करती है कि समुद्र के पानी के बराबर आ जाए। ठीक है, दूसरा बिंदु यहां लिखता हूं मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा हिमालय की नदियां लंबी होती हैं, जो कि उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर है। यानी उत्तर भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गंगा, और गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। और वहीं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो होगी उसका नाम मैं यहां लिखता हूं। मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा कि दक्षिण भारत की नदियां उत्तर भारत की नदियों की अपेक्षा छोटी होती हैं,
वहीं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 या 64 किलोमीटर की है। यानी आपको ये तो समझ में आ गया बच्चे कि उत्तर भारत की नदी जो है, जो सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है गोदावरी, और गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। सोचने वाली बात है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की लंबाई कितनी है? 1465, और उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी की लंबाई कितनी है? 2525। वहीं उसकी सहायक नदी यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जिसका नाम है यमुना की लंबाई स्वयं 1385 किलोमीटर है। मात्र 90 किलोमीटर का अंतर है, जो उत्तर भारत की एक सहायक नदी है और जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो मैंने कहा बच्चे, उत्तर भारत की नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं और मैदानी क्षेत्र में वे लिफ्टिंग करती हैं, यानी वे लिफ्टिंग ब्रैकेट में लिखेंगे विसर्पण करती हैं। विसर्पण का तात्पर्य क्या होता है बच्चे? विसर्पण का तात्पर्य होता है कि जब सांप चलता है तो सांप ऐसे चलता है, घूम के चलता है, यानी सीधे नहीं चलता सांप, और नदी भी सीधे नहीं चलती है। नदी भी जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो नदी भी ऐसे चलती है। यानी उत्तर भारत की नदियां वे लिफ्टिंग करती हैं, विसर्पण करती हैं। दक्षिण भारत की नदियां वे लिफ्टिंग नहीं करती। मैं यहां लिख देता हूं, मैंने कहा दक्षिण भारत की नदियां बच्चे अपने चट्टानी घाटियों में प्रवाहित होने के कारण वे लिफ्टिंग नहीं करती हैं। यानी वे लिफ्टिंग नहीं करती हैं। आपको अगर इसका एग्जाम्पल जानना है, मैं कह रहा हूं आपको एक कल्पना करिए, मैंने कहा ये गंगा नदी जा रही है, और गंगा नदी का दिमाग खराब हुआ तो गंगा नदी इधर चली जाएगी। वो ऐसे नहीं जाएगी। हाँ, मैंने कहा कि अगर गंगा नदी इस रास्ते में जा रही है, मान लीजिए ये रास्ते पे जा रही है, गंगा नदी इस पे जा रही है, लेकिन गंगा नदी का वे लिफ्टिंग करने का एक आदत है, तो गंगा नदी अब यहां न जाके गंगा नदी इधर घूम जाएगी। यानी गंगा नदी ने रास्ता परिवर्तित कर दिया। रास्ता परिवर्तित करना ही वे लिफ्टिंग कहलाता है। अगर आपको एग्जाम्पल जानना है तो आप सभी बच्चों को बताऊं, बगल में आपके एक गांव है, यहां पर सरसौल के पास डोमनपुर में एक पुल बना हुआ है। मैं देख के आया उसको। डोमनपुर में पुल बना हुआ, ये नदी जा रही है, और डोमनपुर में यहां से लेकर यहां तक एक पुल बना हुआ है। ठीक है, यहां से लेकर यहां के बीच में एक पुल बना हुआ है, लेकिन सरकार ने पुल बनवा के तैयार कर दिया, लेकिन गंगा नदी का दिमाग खराब हुआ, गंगा नदी यहां से निकल गई। यानी अब गाड़ी भगा के जाओ, गंगा नदी में कूद जाओ, यानी वे लिफ्टिंग होगी। गंगा नदी वे लिफ्टिंग करती है। यानी अब यहां का पुल बंद कर दिया गया, क्योंकि पुल तो फ्री खड़ा हो गया, गंगा नदी यहां से निकल गई, पुल के आगे से निकल गई। अब सरकार को एक नया पुल वहां बनवाना पड़ेगा, यहां से इसको कनेक्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके पुल काम कर पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि उत्तर भारत की नदियां वे लिफ्टिंग करती हैं, लेकिन दक्षिण भारत की नदियां वे लिफ्टिंग नहीं करती हैं। दक्षिण भारत की नदियां अपनी चट्टानी भागों में प्रवाहित होती हैं, और यही बात है कि नाली में कभी पानी इधर उधर नहीं जाता। पक्की नाली में, कच्ची नाली क्या, जो मैदान है वहां पर पानी डाल दो तो उसकी दिशा का पता नहीं होगा। कोई धारा इधर जा रही हुई, कोई धारा इधर जा रही हुई, कोई धारा इधर जा रही, कई सारी। अब यहां मैं दूसरा बिंदु लिखता हूं, मैंने कहा बच्चे, मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, हाँ समझिएगा। हाँ, मैंने कहा उत्तर भारत की नदियां
नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है बच्चे? डेल्टा, अगर आप मेरे हाथ को देख पा रहे हैं, अगर मेरे हाथ को देख पा रहे हैं, तो ये एक नदी की मुख्य धारा है। ये मेरा कंधे से लेकर हाथ यहां तक, वॉच तक एक नदी की मुख्य धारा है। और ये मुख्य धारा के बाद कई मुख्य धाराओं के, इस मुख्य धारा के बाद कई अलग अलग धाराओं में पानी बहेगा। यानी एक ये वाली धारा, एक ये वाली धारा, एक ये वाली धारा, एक ये वाली धारा, एक ये वाली धारा। जब कई धाराओं में पानी बह जाए समुद्र में मिलने से पहले, यानी अगर हैंड की नुमा हो जाए, पक्षी के पैर की नुमा हो जाए उसकी संरचना, तो इसका मतलब है वो डेल्टा बन रहा है। यानी कहने का मतलब है कि समुद्र में मिलने से पहले यदि नदी कई धाराओं में जाकर समुद्र में मिलती है, वो डेल्टा होता है। मैं कह रहा हूं उत्तर भारत की नदियां डेल्टा बनाती है। मैं यहां पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी, ये हुगली है, ये बांग्लादेश में चली गई, इधर से आएगी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र मिलेगी, इधर से बराक मेघना आएगी, यहां मिलेगी, और इसके बाद ये कई धाराओं में बटेगी, कई धाराओं में बटेगी। दिस इज नोन एज द डेल्टा ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। यानी ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहलाएगा, क्योंकि यहां पर कई धाराओं में पानी बह के आया, कई धाराओं में पानी बह के आया, इसलिए इसको डेल्टा कहेंगे। और यहां पर लिख देता हूं दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, नदियां डेल्टा का नहीं, डेल्टा का नहीं, एस्चुरी या ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख का निर्माण करती, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं, करती हैं। मैं कैसे बता रहा हूं? लगभग सभी नदियां ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नद मुख क्या होता है? यदि किसी भी नदी का पानी समुद्र में जाने से पहले सीधे समुद्र से हाथ मिलाता है एक स्ट्रीम में, यानी सीधे जाके समुद्र में मिलता है, वो होगा एस्चुरी, या उसे कहेंगे ज्वार नद मुख। ऐसी नदियों में आप नर्मदा का नाम सुन सकते हैं। नर्मदा सीधे जाके कूद जाती है समुद्र में, यानी नाली नुमा संरचना में सीधे कूद गई समुद्र में। लेकिन गंगा जाके कई धाराओं में बढ़ती है, ऐसे जाके बढ़ती है, ऐसे जाके समुद्र में मिलती है, तो उसे डेल्टा कहते हैं। जो कई धाराओं में जाती है, अगर डायरेक्ट जा रही है समुद्र में गिर रही, उसे एस्चुरी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं ज्वार नद मुख। मेरे ख्याल से ये जो तुलना है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में, तो वो आप समझ पाए होंगे। एक पॉइंट मैं यहां और लिखता हूं, मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां अपनी घाटी को यहां से मैं यहां लाता हूं, वो लगातार गहरा कर रही हैं, गहरा कर रही है। ठीक है, यानी लगातार गहरा कर रही हैं, अभी भी जारी है इनका। ये नई नदियां हैं, और नई नदियां हैं तो ये अपने काम में लगातार लगी हुई हैं। जो प्रौढ़ावस्था में आ चुकी, जो बूढ़ी हो गई हैं, जिन्होंने जीवन देखा है, अगर कल्पना करके देखो, अगर गोदावरी नदी में जान होती तो वो उठ के खड़ी होती और कहती कि क्या गंगा गंगा करते हो, जिंदगी तो मैंने गुजारी है। यानी मैंने देखा है कि कैसे नदियां काम करती हैं, कैसे नदियां अपने प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करती हैं। गंगा तो अभी नवीनतम है, गंगा को आपने अपने धर्म के अनुसार इतना महान बना दिया, हम भी तो है, हमें भी ध्यान दो। मैं यहां लिखता हूं, मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा कि दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां अपनी घाटी को गहरा कर चुकी हैं, यानी गहरा कर चुकी हैं। आज की कक्षा का विराम यही होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।